हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि चौधरी। आई हेयर बाय वेलकम यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ अक्षवाट। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के स्थल रूप, यानी पृथ्वी की जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं जो पृथ्वी के ऊपर की ज़मीन है उसके बारे में हम बातें करेंगे। पहला आता है पर्वत। जितनी भी 600 मीटर से ऊपर की पहाड़ियाँ होती है, यानी कि 600 मीटर जो होती है उसे पहाड़ी की श्रेणी में रखा गया है, और उनसे ऊपर की जो खड़ी या खड़ी ढाल वाली पहाड़ी होती है उन्हें पर्वत कहा जाता है। अपर्दन और निक्षेपण ये दोनों क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है पृथ्वी की सतह को बनाने और उसे हटाने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपर्दन। अपर्दन होता है पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना। इस क्रिया से सतह जो है वो नीचे हो जाती है, यानी कि जो पृथ्वी होती है उस पर जैसे नदियाँ बहती है, नदी बहने के कारण या किसी भी ऐसी चीज़ के कारण जिससे कि जो पृथ्वी की थोड़ी सी सतह होती है वो हट जाए, और वही हटकर और जो वो उसकी सतह है वो एकदम से नीची हो जाए, वो होती है अपर्दन की क्रिया, यानी कि पृथ्वी का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाना। उसके बाद आती है निक्षेपण की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जो नीचे की सतह होती है, यानी कि जो अपर्दन के दौरान जो सतह टूटी थी उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। ये पुनर्निर्माण होता है, जो भी नदियाँ होती है वो अपने साथ कुछ कंकड़ या पत्थर लाती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह उन चीज़ों को छोड़ देती है, उसी से निक्षेपण की क्रिया होती है और पृथ्वी की सतह जो है उसे बनने में मदद मिलती है। अब हम बातें करेंगे ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु और बर्फ से होती है। जैसे कि नदियों के द्वारा बहते हुए जल से, वायु से, हवा द्वारा अगर कोई कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उससे होती है। और तीसरी आती है हमारी बर्फ से, यानी तीसरी जो है वो बर्फ की प्रक्रिया होती है, यानी कि बर्फ का टूटकर गिरना, हिम नदी के रूप में बहना, और उसी से फिर निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। अब स्थल रूप ऊंचाई के अनुसार सबसे बड़ा होता है पर्वत, फिर उसके बाद पठार, और सबसे समतल होता है मैदान वाली सतह। अब हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत जो है पृथ्वी सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है, यानी कि ये नेचर की है। शिखर इसका जो है वो छोटा होता है, यानी कि ऊपर से जो पर्वत होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, और इनका जो आधार होता है यानी बेस होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। कुछ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है जिसे हम हिमानी बोलते हैं, यानी कि कुछ जो हमारे पर्वत होते हैं वो हमेशा बर्फ से ही ढका रहते हैं तो उसे ही हम हिमानी बोलते हैं। कुछ समुद्र के भीतर होते हैं, इनकी जो जलवायु होती है वो काफ़ी कठोर, धरातल, खड़ी ढाल वाले ये होते हैं, और इनकी जो भूमि होती है वो कृषि योग्य नहीं होती है, यानी कि इन पर हम खेती नहीं कर सकते। एक ही क्रम में ये स्थित होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे। हिमालय जो है वो भारत और एशिया का पर्वत है। उसके बाद आता है आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में स्थित है। इसके बाद तीसरा पर्वत आता है एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला कहलाती है। अब हम बात करेंगे पर्वतों के प्रकार के बारे में। पर्वतों के 3 प्रकार है। पहला है वलित पर्वत, दूसरा बृहस्पति पर्वत, और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत जो है उसे भी 2 भागों में बांटा गया। वलित पर्वत एक तो हिमालय, आल्प्स जो कि शंक्वाकार यानी कोन की शेप में होते हैं, जैसे ये मैंने बनाई हुई है, ये उबड़ खाबड़ होते हैं। ये दोनों, हिमालय तो भारत का था और आल्प्स हमारे यूरोप का था। भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणी में आते हैं अरावली पर्वत जो कि भारत में स्थित है। अब दूसरा जो वलित पर्वत आता है वो है अपलेशियन जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है, और यूराल ये रूस में है, लेकिन इसकी जो शेप है वो गोलाकार में, जैसे इसकी शेप शंक्वाकार में थी इसकी शेप गोलाकार में है। अब आते हैं हमारे दूसरे नंबर के पर्वत पर जिसका नाम है बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत जो होते हैं ये बहुत बड़े भाग के टूटने से बनते हैं। राइन घाटी जैसे हो गई ये यूरोप में है, और वॉसेजस पर्वत ये सब बृहस्पति पर्वत की श्रेणी में ही आते हैं। अब तीसरा आता है हमारा थर्ड और लास्ट ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत जो होता है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के करने से होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी हलचल जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए और उसके ठंडे होने के बाद बनते हैं हमारे ज्वालामुखी पर्वत। जैसे कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में स्थित है, और दूसरा जापान है जिसमें कि फ्यूजियामा नामक ज्वालामुखी पर्वत है। अब हम बातें करेंगे कोटापैक्सी इक्वाडोर की। कोटापैक्सी इक्वाडोर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि जो ये 3 ज्वालामुखी है तो इसमें सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटापैक्सी इक्वाडोर का। अब हम आगे देखेंगे।
अब जैसा कि हम पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे पठार और मैदान के बारे में। पठार क्या होता है? पठार मैदान से ऊंचे और पर्वत से थोड़ी नीची स्थिति में होते हैं। पठार जो होता है वो उठी हुई व सपाट भूमि यानी कि समतल भूमि से थोड़ी ऊपर उठी हुई जो भूमि होती है उसे पठार कहा जाता है। आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा, वही पठार कहलाता है। अब सबसे पहले दक्कन पठार, भारत के पुराने पठारों में से एक है दक्कन पठार। फिर बात आती है तिब्बत पठार की, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है वो है तिब्बत पठार। ऊंचाई इनकी होती है पठारों के समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर, यानी कि पठार की जो सामान्य ऊंचाई होती है वो 300 से 500 फीट की होती है। अब हम बात करेंगे खनिजों की प्रचुरता कैसे होती है पठार के अंदर। जैसे कि अफ्रीका का पठार है, इसमें सोना हीरे के लिए ये प्रसिद्ध है अफ्रीका का पठार। वैसे ही भारत का छोटा नागपुर का जो पठार है वो लोहा, कोयला, मैंगनीज के भंडार के लिए फेमस है। छोटा नागपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है। जलप्रपात होते हैं मतलब कि जो पठार है इनमें जलप्रपात होते हैं, जैसे कि नदियों की ऊंचाई के गिरने से जलप्रपात बनते हैं। वैसे ही छोटा नागपुर में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। उसके बाद जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है। अब एक और पठार आता है लावा पठार। ये काली मिट्टी की प्रचुरता होने के कारण ये खेती के योग्य भूमि होती है। अब हम बात करेंगे मैदान की। मैदान जो होता है वो समतल भूमि का बहुत बड़ा भाग होता है, यानी कि जहाँ नॉर्मली लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसे बोले जाते हैं मैदान। इनकी ऊंचाई जो होती है वो 200 मीटर तक होती है। जैसे कि पठार की ऊंचाई थी 4000 से 6000 मीटर, वैसे इनकी ऊंचाई है 200 मीटर तक। कई मैदान नदियों द्वारा बने होते हैं। नदियाँ मैदानों को किस प्रकार बनाती है? नदियाँ जो होती है वो पर्वतों से नीचे की तरफ बहती है और उन्हें अपर्दित कर देती है। अपर्दित वही प्रक्रिया है जिसमें वो अपने साथ कुछ कंकड़, बालू, पत्थर लेके आ जाए, तो वही अपर्दित पदार्थ हो गए जैसे कि पत्थर और बालू। इन्हें घाटियों में निक्षेपित करती है। निक्षेपित यानी कि वहीं पर इन्हें छोड़ देती है कुछ मैदानों पर, और मैदान इनसे निर्मित हो जाते हैं। मैदान वो होते हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। कुछ बड़े मैदान होते हैं जैसे कि एशिया व उत्तर अमेरिका में स्थित है। भारत में भी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है और गंगा ब्रह्मपुत्र के आसपास के तटों पर ही कई सारे इलाके या राज्य बसे हुए हैं। चीन में भी यांग्त्से नदी मैदान है। ये खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। जितने भी मैदान होते हैं वो क्या है, कृषि योग्य होते हैं। और जैसे कि ये लावा पठार है, इसमें सिर्फ जो ये काली मिट्टी की प्रचुरता थी लावा पठार में, इसलिए खेती योग्य था, और जो पर्वत होते हैं वो कृषि योग्य भूमि नहीं होती। तो इसी प्रकार हमारे पर्वत, पठार और मैदान पृथ्वी के स्थल रूप कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।